महाकुंभ में आने वाली भीड़ की तस्वीरों से लोगों का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सटीक अनुमान के लिए मेला क्षेत्र में एआई बेस्ड हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही निश्चित दायरे में भीड़ के घनत्व को भी मापा जाता है और कुल एरिया के हिसाब से लोगों की गिनती की जाती है। प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र संगम में स्नान करने का अनुमान है। बीते 2 दिनों की ही बात करें तो अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु कुंभ मेले में आ चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन कुंभ में आने वाली इतनी भारी भीड़ की गिनती आखिर कैसे होती है? साथ ही यह सिर्फ अनुमान है या फिर इसके पीछे किसी सटीक मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है? तो आज आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहे जाने वाले कुंभ में लोगों की गिनती करने के लिए क्या-क्या तकनीक अपनाई जाती रही है। कैसे हो रही भीड़ की गिनती? महाकुंभ 2025 की बात करें तो इस बार का कुंभ बेहद खास है, क्योंकि हर बार कुंभ में 114 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, क्योंकि अब तक 12 कुंभ पूरे हो चुके हैं। इसी वजह से इसे महाकुंभ कहा जा रहा है और इसमें आने वाला श्रद्धालुओं की संख्या पहले के किसी भी कुंभ से ज़्यादा है। ऐसे में कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती के लिए यूपी सरकार ने हाईटेक उपकरणों का सहारा लिया है और इस बार एआई बेस्ड कैमरे की मदद से लोगों की गिनती की जा रही है। सरकार ने महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है और इस टीम का नाम है क्राउड असेसमेंट टीम। यह टीम रियल टाइम बेसिस पर महाकुंभ में आने वाले लोगों की गिनती कर रही है और इसके लिए ऐसे खास कैमरों की मदद ली जा रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों की गिनती कर रहे हैं, लोगों को स्कैन कर रहे हैं। यह कैमरे महाकुंभ में आने वाले लोगों के चेहरों को स्कैन करते हैं और वहां मौजूद भीड़ के हिसाब से यह अनुमान लगाते हैं कि कितने घंटे में कितने लाख लोग महाकुंभ के मेला क्षेत्र में आए हैं। इस समय महाकुंभ के पूरे मेला क्षेत्र में ऐसे 1800 कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा यही टीम लोगों की गिनती करने के लिए ड्रोन की मदद ले रही है, जिनसे एक निश्चित क्षेत्र में भीड़ के घनत्व को मापा जाता है और यह पता लगाया जाता है कि एक दिन में कितने लोग महाकुंभ के आयोजन में शामिल हो रहे हैं। कितने लोगों ने संगम में स्नान किया है। ड्रोन और एआई तकनीक की मदद महाकुंभ में आने वाली भीड़ की तस्वीरों से लोगों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ऐसे में सटीक अनुमान के लिए एआई बेस्ड हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। वो 360 डिग्री कैमरे हैं। इस तरह के कैमरे पूरे मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं, जिनमें 1100 फिक्स्ड कैमरे हैं और करीब 744 अस्थायी कैमरे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में लगे इन कैमरों के जरिए ही क्राउड की गिनती की जा रही है। एआई बेस्ड ये कैमरे डेंसिटी प्रति स्क्वायर मीटर में लोगों को कैलकुलेट करते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट महाकुंभ मेला। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हो बालाजी महाराज, हर हर महादेव। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभी फ़िलहाल में प्रयागराज में महाकुंभ की क्या स्थिति है, वहाँ पर लोग कैसे काम कर रहे हैं और बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्या चुनौतियाँ हैं। साथ की अगर आप इस समय महाकुंभ आ रहे हैं तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं वीडियो में। तो आपको मिनिमम 4 से 6 किलोमीटर आपको अपना सामान लेकर पैदल चलना ही पड़ेगा। ट्रेन से आएंगे तो 10 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। ओनली तंट सिर्फ तंबू का 10,000 का रेट चल रहा, विदाउट एंड एनी फैसिलिटी। सभी लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि किसी भी शाही सही स्नान के दिन आप मत आए, बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। साथ ही दिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इतनी भीड़ होने के कारण किसी भी रास्ते को काहीं से भी डाइवर्ट किया देते हैं भीड़ को बांटने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि प्रयागराज सिटी में ऑटो, ई रिक्शा, ओला टाइप सर्विस नहीं है। ड्यूरिंग कुंभ इनको इसलिए बांध किया गया है ताकि ट्रैफिक को संभाला जा सके, साथ ही जाम से भी बचा जा सके और जितना ये चीज़ कम होगी लोगों को आसानी होगी। कुंभ मेले में स्ट्रांगली सजेस्ट जितना सामान आप अपने साथ प्योर टाइम लेकर अपने पूरों से चल सकते हैं, ओनली उतना ही सामान ले, क्योंकि ज़्यादा सामान साथ में लेकर चलना उचित नहीं है। भीड़ बहुत है। और हाँ जी, जहाँ तक संभव हो बच्चे साथ में हो तो मत ही आए। बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं तो भी मत ही आए। जान है तो जहान है, खोने और गम होने पर 10 अलग अलग टावर है, वहाँ पर अनाउंसमेंट करवाना होता। हाँ, जैसे मैं संगम एरिया में टावर नंबर 1 पर अनाउंसमेंट करना होता है,
खाने पीने के लिए बहुत सारा भंडारा लगा हुआ है और अलग अलग रेसिपी होती है। सबकी अब आपको बताते हैं कुछ अलग टाइप की सर्विस के बारे में। वीआईपी सर्विस 45,000 से 50,000 रुपये प्रतिदिन देने पर वे साथ में घूमेंगे। साथ पूरे महाकुंभ की जानकारी भी आपको देंगे और अगला महाकुंभ का और कहाँ लगेगा उसकी जानकारी भी दी जाएगी। सबसे नियरेस्ट स्टेशन प्रयागराज संगम है, लेकिन शाही स्नान के एक दिन पहले 2 दिन बाद तक बंद रहता है भीड़ की वजह से। इसके बाद नज़दीकी स्टेशन झूसी प्रयाग जंक्शन कंबल खरीदने पर मिलेगा और खाने पीने का सामान भी मिल रहा है, बट प्राइस इस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप वाराणसी साइड से बाय रोड आ रहे हैं तो आपको झूसी रुकवा देंगे। 6 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर मेला। आने से पहले कोई अपने ग्रुप का कोई इंडिकेटर ले लिएगा, जैसे सेम कलर का टोपी, चैप या कोई झंडा या कोई ऐसा चीज़ को सबको दूर से ही दिख जाए। शाही स्नान अमृत स्नान के दिन बाबा लोग और नगा लोग 5 बजे तही से 7 बजे लगभग आना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ही नहाना होता है, लेकिन उसके बाद भीड़ 50 गुना हो जाती है। एक बार पुलिस के पूछ लीजिए किसी गलत रास्ते पर मत जाए। सनातन धर्म में महाकुंभ मेले का खास महत्व। हाय, इस बार इसकी शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन यानी 13 जनवरी से हुई है। यह मेला हर 12 सालों में एक बार लगता है। वहीं इस भक्ति भरे मेले में साधु संत लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो नागा साधु से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य को जानते हैं, जो इस प्रकार है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इनमें साधु संतों की टोली हर बार सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी संतों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं इस भव्य मेले में नागा साधु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि इनकी जीवन शैली के बारे में हर कोई जानने की इच्छा रखता है। ऐसे में आज हम नागा साधुओं से जुड़ी 10 प्रमुख बातों के बारे में जानेंगे, जिसे शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। नागा साधुओं से जुड़े रहस्य। नागा साधु बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। आपको बता दें कि नागा साधु बनने के लिए कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। नागा साधु के जीवन में प्रवेश करने के दौरान सबसे पहले खुद का ही पिंडदान करना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए खुद का ही पिंडन करना पड़ता है। ये ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि नागा साधु बनते हैं सभी मोह माया का त्याग करना पड़ता है। नागा साधुओं भिक्षा से ही अपना पेट न भरना होता है। अब आपको बता दें कि केवल भिक्षा ही नागा साधुओं के जीने का माध्यम होता है। भिक्षा के सहारे ही नागा साधु अपना जीवन यापन करता है। अगर नागा साधु को किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती है तो उन्हें बिना खाए ही रहना पड़ता है। नागा साधु बनने के बाद सांसारिक जीवन और आडंबर का पूरी तरह से त्याग करना पड़ता है। नागा साधु बनने के बाद वस्त्र का त्याग करना पड़ता है। आपको तो पता ही है कि नागा का मतलब नग्न होता है, तो नागा साधु जीवन भर नग्न अवस्था में ही रहते हैं। नागा साधु शरीर को ढकने के लिए भस्म का इस्तेमाल करते हैं। भस्म लगाकर अपने शरीर को गर्म रखते हैं, तो साथ ही ये भस्म इनके कपड़ों का भी काम करते हैं। नागा बनने के बाद किसी के सामने सिर झुकाना और किसी की निंदा करना पूर्ण वर्जित होता है, क्योंकि नागा साधु कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। अब आपको बता दें कि नागा साधु शिव जी के उपासक होते हैं। भगवान शिव की आरती करते हैं और साथ भगवान शिव का नाम ही लेते हैं। शिव भक्त होने की वजह से नागा साधु 17 श्रृंगार करते हैं। नागा साधुओं के 17 श्रृंगार इस प्रकार हैं। नागा साधुओं के 17 श्रृंगार में भभूत लंगोट, चंदन पैरों में कड़ा, पंचकेश अंगूठी, फूलों की माला, कमर में बांधने के लिए हाथों में चिमटा, माथे पर रोली का लेप, डमरू कमंडल गुथी हुई